हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपका बैक टू बैक सीरीज लेकर के आ रहे हैं अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स के। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर हमको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, आप मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके फर्स्ट ईयर की मेडाइवल हिस्ट्री की ये पहली क्लास है एंड इसमें हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं कि क्या आपको पढ़ना है। एंड ये आपका केवल पेपर 1 होने वाला है, पेपर 2 का भी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पेपर 1 में वो कौन कौन सी चीजें हैं, जो टॉपिक्स आपको टच करने हैं, जो आपको कवर करना है एंड उन टॉपिक्स को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें उसमें आने वाली हैं। एंड आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा सारे टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे एंड टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मे भी आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हों या हो सकता है आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हों, क्योंकि हमने अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोगों से बात किया, बच्चों ने बहुत सारे आप लोगों में से कमेंट किया कि हमारे सब्जेक्टिव आते हैं या हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो हमने कहा दोनों आपको पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे। तो जो भी आपको फेयर लगता है, जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेटेबल है कि आपकी यूनिवर्सिटी रिलेट कर पा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए और समझिए और आपके लिए बेटर होने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट कर लीजिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब कर लेना, ओके। विजिट करके देखो, ऑलरेडी 1400 वीडियोस अपलोडेड है बीए से रिलेटेड एंड आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले बीए फर्स्ट ईयर के मध्यकालीन इतिहास के पेपर 1 का नया सिलेबस। देखो, जो आपका मध्यकालीन इतिहास है, इसका जो पेपर 1 है, इस पेपर 1 में आपसे पूछा गया है यूरोप के इतिहास के बारे में, यूरोपियन इतिहास के बारे में पूछा गया है, जहां 1453 ईस्वी से लेकर के 1789 ईस्वी तक, 1453 ईस्वी से 1789 ईस्वी तक यूरोप का इतिहास क्या रहा, कैसे कैसे उसमें क्या चेंजेज आए, कितने युद्ध हुए, क्या लड़ाइयां हुई, कितना बदलाव आया, कैसे कैसे चेंजेज आए, उन सभी चीजों के बारे में समझना है। तो देखो, 1453 से शुरुआत होती है एक नए युग की, जिससे ही हमारा पहला पॉइंट रिलेट करता है क्या, पुनर्जागरण। एक नए युग की शुरुआत होती है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, आप वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। पुनर्जागरण जैसे हम समझते हैं ना, पुनर्जन्म, मतलब पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म, तो पुनर्जागरण मतलब होता है फिर से जागना। यानी कि दुनिया तो चल रही थी, इंसान तो चल रहे थे, लेकिन फिर से जागना मतलब आपके अंदर की चेतना जाग जाए, आपके अंदर की समझ जाग जाए। क्योंकि 1453 ईस्वी से पूर्व जो एक पूरी सदी थी, 2-3 सदियों से पूरा जो यूरोप था वो अंधविश्वास में डूबता चला जा रहा था। अंधविश्वास इस लेवल का बढ़ चुका था कि लोगों को जो क्रिश्चियन धर्म के जो पोप थे या जो चर्च था, उससे बड़ा रिलेट हो चुके थे लोग, या पोप उन पर अलग अलग तरह के से अत्याचार किया करते थे। वो अलग अलग रूल्स लेकर के आते थे, अलग अलग लेवल के टैक्स उनसे लिए जाते थे, टैक्स इंक्रीज किया जाता था। लोगों पर बहुत बुरा असर था पोप का, क्योंकि पोप ही सब कुछ थे। तो पुनर्जागरण धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, वो हर एक क्षेत्र में स्टार्ट हुआ, जैसे कि नए नए वैज्ञानिक आविष्कार भी होने शुरू हुए। क्योंकि पुनर्जागरण में कोई भी चीज शुरू होता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है कि ये क्यों हुआ। तो पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, उसके पीछे भी कई सारे कारण थे, वैज्ञानिक कारण भी थे, आक्रमण भी कई सारे हुए, नए संस्कृतियों का मेल भी हुआ, जिससे पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न होती है कि हम फिर से जागते हैं। कई सारे विद्वान भी आए, कई सारे लेखक उस बीच में आए, जिन्होंने जो है पुनर्जागरण को हवा दिया। कई सारे आविष्कार ऐसे हुए जहां पर, क्योंकि दुनिया जब आविष्कार हुए, नावों के आविष्कार हो गया, बड़े बड़े जहाजों के आविष्कार होने लगे, पानी में चलने वाली, तो दुनिया एक जगह से दूसरे जगह तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने लगी। तो संस्कृतियों में चेंजेस या विचारों का आदान प्रदान होना स्टार्ट हुआ, बुक्स लिखी जाने लगी, छपाई मशीन धीरे धीरे उस टाइम पर आने लगा। तो इससे क्या हुआ, पुनर्जागरण की स्थिति धीरे धीरे आने लगी। तो पुनर्जागरण क्यों हुआ, पुनर्जागरण के पीछे कौन कौन से विद्वान थे, उसमें मार्टिन लूथर का नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है, जो हम सेकेंड टॉपिक में आपको पढ़ने वाले हैं। तो किस किस तरह से पुनर्जागरण हुआ, कौन कौन से उसके रीजन थे, पुनर्जागरण का कारण क्या था और पुनर्जागरण का परिणाम क्या हुआ, इससे समाज में क्या बदलाव है, यही सारा टॉपिक हमें पुनर्जागरण में पढ़ना है। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है आपका धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन की आपकी शुरुआत होती है क्योंकि धर्म में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित हो चुकी थी। जो उस समय कैथोलिक धर्म था, कैथोलिक चर्च थे, वो अपने आप में पाखंड का एक घर बन चुके थे। जो पोप का आर्डर था वही सब कुछ था। पोप हर समय जो है टैक्स इंक्रीज किए जा रहे थे, जनता से अवैध रूप से पैसा इकट्ठा किया करते थे। तो इन सब से परेशान होकर के मार्टिन लूथर उस समय एक समाज सुधारक के रूप में सामने आए और इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। जो पोप है वो गलत फायदा उठा रहे हैं लोगों की भावनाओं का, लोगों को इमोशनल जो सेंटिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि देखो, शुरुआत में धर्म नहीं होता है तो लोग चर्च बनाते हैं, एक बर्बर जनजातियां जो होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब एक रिलीजन आ जाता है कहीं भी बीच में, तो कहीं ना कहीं वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है। आप कुछ गलत करते हो तो आपके माइंड में एक बार दिमाग में आता है, यार ये मैं कर रहा हूं, मेरे साथ आगे क्या होगा, ईश्वर मेरे साथ क्या करेगा, अगर मैं ये गलत कर रहा हूं तो मेरे साथ भी बुरा होगा, एक माइंडसेट आता है ना दिमाग में। तो
इसीलिए कैथोलिक धर्म बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो धर्म बनाने वाले या जो पोप थे उन्होंने ये अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके खिलाफ मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई। उसमें कई सारी चीजें थी, उसमें सबसे मेन चीज एक आता है, क्षमा पत्रों का विरोध किया था इन्होंने। क्षमा पत्र क्या होते थे? ये एक ऐसे ताम्र पत्रों पर लिखे गए पत्र होते थे जिसमें आप क्या गलत काम करने जा रहे हो या आप क्या गुनाह करने जा रहे हो वो आप पहले लिख दो, और उस ताम्रपत्रों के बारे में बताया जाता है कि उस पर जितना आप जो पोप होते थे उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, कुछ सोने के सिक्के दिए जाते थे, और उस पर अपनी बुराइयां लिख दी जाती थी कि मैं ये गलत काम करने जा रहा हूं। तो उसमें यह था कि अगर आप उस पर लिख करके जा रहे हो गलत काम करने, आपने गलत काम कर दिया और उसके लिए जब आपको नर्क में ले जाया जाएगा, आपको जो है जहन्नम में ले जाया जाएगा, तो वो सिक्के खनकने लगेंगे और वो आपको जन्नत की तरफ लेकर के जाएंगे, स्वर्ग की तरफ लेकर के जाएंगे। आप जो है गलत काम करने के बावजूद भी आप बच जाओगे। तो इस तरह का एक क्षमा पत्र स्टार्ट हुआ था जिसका इन्होंने मार्टिन लूथर ने दिल खोल करके पूरी तरह से इसका विरोध किया। एंड इसके बाद धीरे धीरे इनका विरोध लोगों को समझ से आने लगा। इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो लोगों के सामने ये रखने लगे। कई सारे बुक्स के रूप में इन्होंने कई सारे आंदोलन किए जिससे लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कई सारे लोग इनके साथ जुड़ने लगे और ये जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। और इसके बाद क्या हुआ, जब एक बड़ी मात्रा में लोग इनको फॉलो करने लगे तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने जो कैथोलिक चर्च थे उनके खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। पूरी जनता इनके साथ हो गई और कैथोलिक चर्च के खिलाफ आंदोलन कर दिया। और आंदोलन को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, प्रोटेस्ट करना। और यहीं से एक नए धर्म की शुरुआत होती है। उस धर्म का नाम आता है क्या, प्रोटेस्टेंट धर्म। अब जो क्रिश्चियनिटी थी, ईसाई थी, जो चर्च थे, वो दो भागों में बंट गए, कैथोलिक चर्च एंड प्रोटेस्टेंट चर्च। कैथोलिक सिख मतलब ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई, इस तरह से दो भागों में समाज बंट गया। और प्रोटेस्टेंट के कई सारे लाभ थे, कई सारे इन्होंने, क्योंकि एक नई विचारधारा सामने आई थी ना, तो लोग इसको मानना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर समाज की भलाई के लिए काम किया जाता है। तो इस तरह से एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। क्या क्या होता है इस पर हम आपको विस्तृत से जानकारी जब आपका क्लास लेंगे तो फिर आपको बताएंगे। ओके, तीसरे टॉपिक में हमें पढ़ना है स्पेन का उत्थान, यानी कि स्पेन का जन्म कैसे हुआ, स्पेन कैसे बना, स्पेन में क्या क्या चीजें हुई, कैसे स्पेन एक बड़ा साम्राज्य के रूप में आया, उत्थान के पर बात करनी है, और इसका पतन कैसे हुआ। तो देखो, चार्ल्स पंचम जो है ये क्या है, ये नीदरलैंड का राजा है फिलिप। इसका बेटा है चार्ल्स पंचम, जिसके टाइम पीरियड था जो उसने शासन किया 1520 से 1556 तक। ये नीदरलैंड के राजा फिलिप का पुत्र था। और नीदरलैंड का जो राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है और 6 साल की उम्र में, ये उस समय केवल चार्ल्स पंचम जो है केवल 6 साल का होता है, और 6 साल की उम्र में ये नीदरलैंड का राजा बन जाता है। नीदरलैंड का वो शासक के रूप में काम करता है और उसकी माँ उसकी हेल्प करती है। एंड बाद में क्या होता है, आगे चल करके 1516 ईस्वी में इसके जो नाना होते हैं, यानी कि चार्ल्स पंचम के नाना फर्डिनेंड, इनकी मृत्यु हो जाती है 1516 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु होने के बाद इनके भी परिवार में केवल इनकी मम्मी रहती है, मतलब इसकी माँ यानी कि इसकी बेटी। तो इसको ही पूरा साम्राज्य मिल जाता है। तो चार्ल्स फिलिप के साम्राज्य के अंतर्गत अभी स्पेन, नेवेल्स, सार्डिनिया, सिसिली, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सारा क्षेत्र इसी के शासन के अंतर्गत आता जाता है। इससे इसका साम्राज्य क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एंड आगे चल करके इसके 1519 में इसके दादा यानी कि इसके पिता के पिता का एक अलग साम्राज्य था और इसके पिता को इन्होंने नीदरलैंड, इसके पिता ने दिया हुआ था नीदरलैंड पर शासन करने के लिए। तो अब उसके दादा की भी मृत्यु होती है और इसके दादा की मृत्यु के बाद पोते को ही तो मिलेगा साम्राज्य। तो उसके बाद इसके दादा का नाम था मैक्सिमिलियन। इनकी मृत्यु के बाद ऑस्ट्रिया साम्राज्य मिल जाता है। ऑस्ट्रिया में कई सारे राज्य आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का साम्राज्य इसको मिल जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ऑस्ट्रिया का साम्राज्य मिल जाने से अब इसका शासन जो इतना बड़ा था और धीरे धीरे इसका साम्राज्य बढ़ने लगा, जिससे कि एक बड़े ग्रेट साम्राज्य की स्पेन की स्थापना होती है। एंड इसमें इसके बेटे जो चार्ल्स पंचम है, इसके बेटे का नाम था फिलिप सेकंड। इसका रोल काफी महत्वपूर्ण रहता है स्पेन को बेहतर बनाने के लिए, एंड बाद में इसी का रोल रहता है स्पेन को पतन करने के लिए। तो इसको जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में पढ़ना है आपका फ्रांस का उत्थान के पथ पर, यानी कि फ्रांस कैसे कैसे उत्थान के पथ पर गया। तो फ्रांस जो है शुरुआत से ही एक ऐसा राज्य था जहां पर कई सारे युद्ध होते रहे, लेकिन हेनरी चतुर्थ ने क्या किया, जो है इसको एक बेहतर राज्य बनाने के लिए, उसमें लोगों को प्रजा का सुनने के लिए, लोगों के बीच जो भी अंधविश्वास थे उनको खत्म करके गृह शांति का माहौल लेकर के आया और समाज धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ। इसने कई सारे विदेशी जो नीतियां थी उसको अपनाई और अपने राज्य में लोगों के भलाई के लिए काम करना स्टार्ट किया। और इसमें मदद किया था रेशलू ने, जिसने कि थोड़े से गृह युद्ध स्टार्ट हुए थे, तो गृह युद्ध को शांत करके उसको लोगों को समझाना, लोगों को शांत कराना और एक बड़े साम्राज्य की तरफ इन्होंने नींव रखा हुआ था। तो इस तरह से इसका उत्थान हुआ था फ्रांस का। इसके बारे में जो हम क्लास में आपका पूरा डिटेल कवर करेंगे तो पूरा डिटेल होगा।
अगला टॉपिक आता है आपका इंग्लैंड। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ ट्यूडर की मृत्यु हो जाती है। जो उस समय इंग्लैंड के शासक थे एलिजाबेथ ट्यूडर, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम जो है वहां पर राजा बनता है। जेम्स प्रथम के राजा बनने के बाद पूरी एक सदी तक राजा और संसद के बीच में लड़ाइयां होती रही, युद्ध होते रहे, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये युद्ध बढ़ता ही गया। एंड बाद में इसका पुत्र जेम्स सेकंड जब राजा बना तो इसने उस माहौल को शांत किया, गृह युद्ध को शांत किया और समाज में एक शांति स्थापित किया। एंड उसके बाद क्या होता है, जब इसने शांति स्थापित करवा दिया तो इसने इंग्लैंड में एक जो है इसने शांति स्थापित करवा दिया। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इसके साम्राज्य बढ़ने लगे और बाद में ये जाकर के जब जो अत्याचार करना इसने स्टार्ट किया तो लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया और ये अपना राज्य छोड़ करके भाग गया। जब उसको पता चला कि अब मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा, ये राज्य छोड़ करके अपना भाग गया। और इसीलिए इंग्लैंड की क्रांति को कहा जाता है गौरवपूर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, रक्तविहीन क्रांति, इस तरह के नामों से जाना जाता है इंग्लैंड की क्रांति को। तो वो क्रांति क्यों हुई थी, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं क्लास में। तो इंग्लैंड के बारे में पढ़ना है। 6 नंबर में पढ़ना है आपको आधुनिक रूस का उत्थान कैसे हुआ, आधुनिक रूस कैसे बना। तो देखो आधुनिक रूस में सबसे बड़ा मेन रोल आता है किसका, पीटर महान का। महान नाम में जुड़ा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे लोग इसको जानने लगे होंगे, जानना स्टार्ट कर दिया होगा। तो पीटर महान ने कई सारे कार्य किया था आधुनिक रूस में। जो पौत्र था माइकल का पौत्र था एक बहुत बड़े साम्राज्य का, जिसने इसमें कई सारी चीजें इसने किया था। रूस और टर्की का युद्ध भी हुआ था इस बीच, इसके शासनकाल में इसने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, टर्की को हराया और रूस को एक बड़े साम्राज्य के रूप में सामने लेकर के आता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अगला है ऑस्ट्रिया साम्राज्य। या ऑस्ट्रिया यूरोप का राज्य है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो अलग महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रिया यूरोप का राज्य, ऑस्ट्रिया हो गया, प्रसा हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब राज्य हैं। तो ऑस्ट्रिया क्या हुआ है, ऑस्ट्रिया में क्या हुआ, 1740 से लेकर के 1748 तक यहाँ पर कोई उत्तराधिकार नहीं मिल पा रहा था अच्छे तरीके से। तो उत्तराधिकार का लड़ाई होने लगा कि मतलब उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, क्योंकि क्या हुआ उत्तराधिकार युद्ध में ये सामने आ रहा है कि चार्ल्स सिक्स था सिस्टम इसको कहते हैं, इसके पास ना कोई पुत्र था ना कोई भाई था। अब राज्य इसके बाद कौन लेगा, इसकी मृत्यु होने वाली थी तो राज्य कौन लेने वाला है। तो इसने क्या किया, अपनी बेटी, उसकी बेटी का नाम था मोरिया थेरेसा को इसने अपना उत्तराधिकार बना दिया कि मेरे बाद ये मेरी बेटी राज्य करने वाली है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी बेटी क्या होती है, शासक बनती है। लेकिन इसकी बेटी जब शासक बनती है तो चारों तरफ से उसके खिलाफ आवाज उठने लगती है। एंड फेडरिक महान ने क्या किया, इसको टेक ओवर कर लिया। यानी कि इसकी बेटी का उतना ज्यादा दबदबा या राजा की तरह एक सॉलिड जो इम्पैक्ट होता है वो नहीं बन पाया और फेडरिक महान ने इस पर कब्जा कर लिया लोगों की मदद से, प्रजा की मदद से। और यहां से शुरू होता है पोलैंड। अगला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, पोलैंड। अगला टॉपिक में पढ़ना है पोलैंड का विभाजन। पोलैंड एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में सामने आ रहा था उस समय में। तो पोलैंड को क्या किया गया, 17वीं शताब्दी में पोलैंड अपने चरम सीमा पर था, यानी कि एक बड़ा साम्राज्य, एक बड़ा महत्वपूर्ण साम्राज्य था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ ऐसे राजा आते गए जिसकी वजह से पोलैंड एक बड़े साम्राज्य से धीरे धीरे टुकड़ों में टूटता चला गया। पहली बार पोलैंड टूटा था 1772 ईस्वी में, दूसरी बार 1793 में, तीसरी बार 1755 ईस्वी में। पोलैंड को तोड़ करके छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया, जिससे अलग अलग जो राज्य थे, चाहे वो प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, इनको बहुत फायदा हुआ। इन्होंने कई सारे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाने में भी मदद मिली इनको। तो इस तरह से 3 भागों में बटा पोलैंड, कैसे कैसे विभाजन हुआ, क्या रीजन थे, सब कुछ हम पढ़ेंगे टॉपिक में। अगला है प्रसा का उत्थान हुआ। जब ऑस्ट्रिया जो है साम्राज्य हुआ, ऑस्ट्रिया साम्राज्य पर फ्रेडरिक महान ने कब्जा कर लिया तो इसने क्या किया, प्रसा पर भी इसने धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब इसने जो है यहाँ का राजा ऑलरेडी बन चुका था फ्रेडरिक महान, तो यहाँ से अपनी शासन लेकर के आता है। और यहाँ भी इसने जब इसने टेक ओवर किया तो उस समय जो वहाँ का राजा था प्रसा का, वो काफी क्रूर था और उसको टेक ओवर करके इसने क्या किया, एक बेहतरीन शासन स्थापित किया। जनता के बारे में भलाई करने लगा, जनता के अच्छे काम करने लगा, तो जनता भी इससे खुश हो गई और इस तरह से इसका एक बड़ा साम्राज्य बना। और इसके बीच लोगों के बीच, इसका नाम फ्रेडरिक प्रथम था, इसका नाम फ्रेडरिक सेकंड था। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने इसे प्यार से, या इसने इतना बेहतरीन काम किया कि लोगों ने इसे महान कहना स्टार्ट किया कि फ्रेडरिक महान है। फ्रेडरिक महान पुत्र था फ्रेडरिक विलियम्स का, जिसको फ्रेडरिक प्रथम भी कहते हैं। इनका पुत्र था फ्रेडरिक महान। तो इस तरह से हमें प्रसा के उत्थान के बारे में पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक 1453 से लेकर के 1789 तक ये सारा कुछ यूरोप में घटित हुआ। तो हमें इसके बारे में एक एक टॉपिक में पढ़ना है। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें तुम्हें पढ़नी है। अब इन चीजों के बारे में धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर हम पूरा डिटेल आपको क्लास देने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए, प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट फन चैनल इफ यू आर इन बीए। तो एक बार जाकर के देखना जरूर। मैं ये नहीं
कह रहा हूं आप जाकर के सब्सक्राइब करो, पर एक बार जाकर के विजिट करो। अगर आपको लगता है कि यस वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।